समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हमारी अगली क्लास भारतीय राज्य व्यवस्था की जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर के मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। इसमें हमने उन प्रश्नों को लिया है, हमारी जो श्रृंखला चल रही थी चैप्टर वाइज, उसी में हमने आगे बढ़ते हुए आज राष्ट्रपति से संबंधित हमारे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है। अब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आगामी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपना सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और इसमें 3 कथन आपके दिए हुए हैं। पहला कथन आपका कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। दूसरा आपका कह रहा है राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। तीसरा आपका कह रहा है राष्ट्रपति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब इसमें से आपको कह रहा है कि बताइए, ऑप्शन आपके कह रहा है ए ऑप्शन केवल 1 और 2 सही हैं, बी ऑप्शन केवल 2 और 3 सही हैं, सी ऑप्शन 1 और 3 सही हैं, डी 1, 2, 3 सभी सही हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों सही हैं। क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, एकदम सही है। किसी भी राज्यपाल को राष्ट्रपति उनके पद से हटा सकते हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो आयु होनी चाहिए वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या का कहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें राज्य विधानसभाओं से संबंधित निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के पास किसी भी राज्यपाल को उसके पद से हटाने का अधिकार होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की जो आयु होनी चाहिए वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इन तथ्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान को। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति के निर्वाचनों शक्तियों को निर्धारित करता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। दूसरा आपका कह रहा है राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने की शक्ति होती है। तीसरा आपका कह रहा है कि राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति द्वारा दी गई सलाह का पालन करना अनिवार्य होता है। इसमें फिर आपका वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। केवल ए ऑप्शन आपका कह रहा है केवल ए सही है, बी कह रहा है केवल 2, 3 सही है, सी कह रहा है 1 और 3 सही है, डी कह रहा है 1, 2, 3 सभी सही हैं। तो ये आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। इसको बताने का प्रयास आप लोग सभी लोग करें कि इसमें से कौन सा आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही हैं। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, सर्वोच्च कमांडर होता है, एकदम सही है। राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने की शक्ति होती है, ये भी सही है। लेकिन राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति द्वारा दी गई सलाह का पालन करना अनिवार्य होता है, ये सही नहीं है। तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए भाग 5 जो आपका भारतीय संविधान का है, अगर आप भाग 5 की बात करें, भाग 5, तो इसमें आपका संघ है, संघ में कार्यपालिका है। पहला जो अध्याय है वो कार्यपालिका है, उसी में आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों है। तो आर्टिकल 52 आपका राष्ट्रपति है और 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है। तो इसी आर्टिकल 53 में आपका कहा गया है, यही शब्द ही लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। फिर इसमें कहा है कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। तो ये आपका कहा गया है कि राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ये आर्टिकल 53 में आपका कहा गया है। तो इस तरीके से सही हो जाएगा। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, आर्टिकल 53।
इसके अलावा राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने की शक्ति होती है, जिससे वह विधेयक संविधान का हिस्सा बनता है। लेकिन राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति द्वारा दी गई सलाह का पालन करना अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति चूंकि उपराष्ट्रपति से बड़ा पद है और राष्ट्रपति को केवल प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना अनिवार्य होता है। तो ये आपका हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें भी कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। दूसरा आपका कह रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तीसरा आपका कह रहा है राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करते समय शपथ उपराष्ट्रपति दिलाते हैं। इसमें से फिर वही आपका पूछ रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ए आपका कह रहा है केवल 1 और 2 सही हैं। बी आपका कह रहा है केवल 2 3 सही हैं। सी कह रहा है 1 और 3 सही हैं। डी कह रहा है 1 2 3 सभी सही हैं। इसको बताने का प्रयास आप लोग करें कौन सा सही है। राष्ट्रपति से बहुत ही अच्छे प्रश्नों को हमने लेने का प्रयास किया है और इसी तरीके से उपराष्ट्रपति का भी है। तो इसलिए राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, जितने भी कठिन प्रश्न हो सकते हैं, जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी हमने इसमें लेने का प्रयास किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 और 2 सही है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, एकदम सही है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करते समय उपराष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके निमित्त जो है कोई व्यक्ति, ये उसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या जो है जिसको कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो उसके निमित्त किसी को नियुक्त कर दे, तो ये जो है कहा गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो शपथ है आपकी वो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना अगला प्रश्न लेते हैं। इसकी व्याख्या देख लें। राष्ट्रपति के पास किसी राज्य में संविधान संशोधन के अनुच्छेद 356 के साथ जो है संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। बिल्कुल चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत निर्धारित है। हालांकि राष्ट्रपति पदभार करते समय शपथ उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा निमित्त कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश ये शपथ उनको दिलाते हैं। और राष्ट्रपति की शपथ जो है आपकी आर्टिकल 60 में दी गई है, यह ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 60 में जो है उनकी शपथ दी गई है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के जो है ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष है या उसके निमित्त कोई भी व्यक्ति उनको शपथ दिला सकता है। चलिए अगला हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 हमारा। इसमें भी आपका उसी तरीके से प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन कह रहा है राष्ट्रपति के पास किसी भी दंडादेश को क्षमा करने की शक्ति है। दूसरा आपका कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तीसरा आपका कह रहा है राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को पद से हटा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, आईएमपी प्रश्न मैं इसको कहूँगा। चलिए इसके ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ए ऑप्शन आपका कह रहा है केवल 1 और 2 सही है। बी ऑप्शन आपका कह रहा है केवल 2 3 सही हैं। सी ऑप्शन आपका कह रहा है 1 और 3 सही हैं। डी कह रहा है 1 2 3 सभी सही हैं, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। राष्ट्रपति के पास किसी भी दंडादेश को क्षमा करने की शक्ति होती है, बिल्कुल सही है ये। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ये भी सही है। ये दोनों सही है, लेकिन राष्ट्रपति किसी मंत्री को पद से हटा सकते हैं नहीं, ठीक है। वो केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से ही हटा सकते हैं, ऐसे अपने आप पद से हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास किसी भी दंडादेश को क्षमा, निलंबित, परिवर्तन या कम करने की शक्ति होती है। इसमें जो शब्द आपके आए हैं वो बेहद ही कठिन शब्द हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका राष्ट्रपति का जो आपका क्षमादान है
वो अपने आप में बहुत विस्तृत है कि दंड को क्षमा, ठीक है, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति होगी। ये आपको कहा है तो वही निलंबित, परिवर्तित या कम करने की शक्ति होती है। वे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। खासकर जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक पर मतभेद हो, तब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। 108 में इसका वर्णन है। लेकिन राष्ट्रपति के पास मंत्रियों को पद से हटाने की शक्ति नहीं है, यह केवल प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते अपना अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। फिर इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 और 55 के तहत होता है। दूसरा कथन आपका कह रहा है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होने के लिए किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य होना अनिवार्य है। तीसरा आपका कह रहा है कि राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। इसमें आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही है। बी ऑप्शन कह रहा है केवल 1 और 3 सही है। सी ऑप्शन कह रहा है 2 और 3 सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है 1, 2, 3 सभी सही है। प्रश्न नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, केवल 1 और 3 सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54-55 के तहत होता है, एकदम सही है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो कथन आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना अनिवार्य है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तमाम ऐसे उदाहरण हमारे देश में हैं कि जो बिना किसी राजनीतिक दल के सदस्य थे वो लोग राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे, ठीक है। तो इस तरीके से है, जैसे APJ अब्दुल कलाम इसका बहुत बड़े उदाहरण है, वो पहुंचे इस पद पर। तो इसीलिए किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य होना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। तीसरा आपका कह रहा है राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो हस्तक्षेप करने का अधिकार है कि वह सदनों में संदेश भेज सकता है। किसी विधेयक पर अगर विचार नहीं हो रहा है तो उस पर विचार करने के लिए कह सकता है। तो इस तरीके से आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य होना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है और स्वतंत्र उम्मीदवार भी हो सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अधिकार तो नहीं होता, लेकिन वे सलाहकार की भूमिका में होते हैं और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, तो सदनों में संदेश भेज सकते हैं। ये अधिकार है। किसी विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए वो कह सकते हैं, तो ये अधिकार उनको मिला हुआ है। सलाहकार की भूमिका में तो होते हैं, लेकिन कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा कहना गलत है। तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 ही कथन है, अभी तक 3 कथन वाले प्रश्न हमारे चल रहे थे। पहला कथन आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चल सकता है। फिर इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है केवल 1 सही है। बी ऑप्शन कह रहा है केवल 2 सही है। सी कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है। डी कह रहा है ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको आंसर आप लोग बताने का प्रयास करें। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है, बिल्कुल सही। और राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो 6 महीने तक चलता है, ठीक है। और 6 महीने के बाद जो है चुनाव आयोग से राय ली जाती है कि वहां पे चुनाव कराने की स्थितियां विद्यमान है कि नहीं। अगर वो राय दे देता है निर्वाचन आयोग अपनी कि यहाँ पे अभी चुनाव कराने की स्थितियां विद्यमान नहीं है, तो उसको और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अधिकतम जो राष्ट्रपति शासन की जो अवधि होती है वो 3 वर्ष ही होती है, 3 वर्ष अधिकतम। लेकिन पहली बार जब लगता है तो 6 महीने तक ही लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार होता है यदि वह मानते हैं कि
राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती है। इसकी रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल से लेते हैं, राज्यपाल रिपोर्ट भेजता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए 6 महीने के लिए होता है। इसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते हर 6 महीने के बाद संसद की स्वीकृति प्राप्त की जाए। 6 महीना जैसे बीता फिर स्वीकृति प्राप्त, 6 महीना जैसे बीता फिर स्वीकृति प्राप्त। लेकिन इस बीच में निर्वाचन आयोग को चुनाव करा लेना चाहिए। लेकिन अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि उस राज्य में अभी चुनाव कराने की स्थितियां विद्यमान नहीं है, तो अधिकतम 3 वर्षों तक उसको चलाया जा सकता है। पंजाब में ऐसा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। इसमें भी कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खूब मस्त की झंझायन इसमें हमने कराया है। ऐसे प्रश्नों को ही लिया है जो प्रश्न आपके इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का पहला कथन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति के पास विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए संसद को वापस भेजने का अधिकार है। इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है केवल ए सही है, बी ऑप्शन आपका कह रहा है केवल 2 सही है, सी ऑप्शन आपका कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है, और आपका डी ऑप्शन कह रहा है ना तो 1 ना तो 2 सही है ना। इसको बताने का प्रयास आप लोग करिए कौन सा है, कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्योंकि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद में 3 लोग शामिल हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं कर देता है तब तक वो विधेयक कानून नहीं बनता है। तो कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की साइन होनी जरूरी है। और राष्ट्रपति के पास विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए संसद को वापस भेजने का अधिकार है। ये भी बिल्कुल सही है। ये आपका 74 में कहा गया है, 74 के 2 में। ठीक है, 74 के 1 और 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 74 जो आर्टिकल है उसी में मंत्रिपरिषद की बात कही गई है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और हर अवस्था में होगी। जहां पे संविधान के आप होगी की बात आए वहां पे समझ जाइए कि ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की गई है कि आपकी मंत्रिपरिषद ना हो। मंत्रिपरिषद हर अवस्था में होगी। तो मंत्रिपरिषद उसको अगर विधेयक भेजता है तो विधेयक पे वो जो है साइन करेगा, लेकिन एक बार वो पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन दोबारा अगर उसी रूप में उसको भेज दिया जाए विधेयक को तो वो साइन करने के लिए बाध्य है। तो 74 का फर्स्ट और 74 का सेकंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 74 के फर्स्ट में ही ये आपकी व्यवस्था दी गई है। ठीक है, उसका जो परंतुक लगा हुआ है, 74 फर्स्ट का जो परंतुक है उसमें ये व्यवस्था आपकी दी गई है। और 74 के 2 में फिर भी यह व्यवस्था है जिसमें आपके समय सीमा नहीं है और वीटो की भी बात इसमें थोड़ी सी आ जाती है। ठीक है, 74 के 2 में। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। 111 पे ही हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। लेकिन यदि संसद ने उसी विधेयक को पारित कर दिया तो विधेयक को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। ठीक है, और इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जो है जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी तो क्या दी। 74 का 2, 74 1 का परंतुक जो आपका लिखा हुआ है उसी में कहा गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। 111 में विधेयकों की अनुमति है कि राष्ट्रपति के पास जब विधेयक भेजा जाए तो विधेयक को जो अनुमति दी जाती है वो 111, तो 111 में ही वीटो की बात है। वीटो पावर राष्ट्रपति का वो 111 में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। इसमें आपका कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका कह रहा है कि राष्ट्रपति को विधि विधेयकों पर वीटो करने का अधिकार होता है। दूसरा आपका कह रहा है राष्ट्रपति को समान विधेयकों पर आपत्ति जताने का अधिकार होता है। पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। केवल एक ए ऑप्शन आपका कह रहा है केवल ए सही है, बी ऑप्शन आपका कह रहा है केवल 2 सही है, सी ऑप्शन कह रहा है 1 और 2 दोनों सही हैं, डी ऑप्शन आपका कह रहा है ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। बताने का प्रयास करिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। राष्ट्रपति को वित्त विधियों पर वीटो करने का अधिकार नहीं होता है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति वित्त विधियों पर वीटो नहीं कर सकता। उसको जो है अनुमति देना ही देना है, वो बाध्य है अनुमति देने के लिए।
और राष्ट्रपति को समान विधेयकों पर आपत्ति जताने का अधिकार होता है। यह बिल्कुल सही है, समान विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो 2 आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार वित्त विधेयकों पर वीटो का अधिकार नहीं होता है। इसे राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रभावी बना जा सकता है। हालांकि सामान्य विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह विधेयक पर आपत्ति जताए, उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेज दे। यदि संसद उसे पुनः उसी रूप में पारित करता है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है @समृद्धि IAS फर्स्ट, ये लिंक है आपका। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा समृद्धि IAS के नाम से, इसका लिंक है @समृद्धि IAS फर्स्ट 1। इसको आप लोग आगे ऐड करेंगे तो आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इसका लिंक भी दिया गया टेलीग्राम चैनल का। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए। वहाँ पे रोज़ आपको 50 प्रश्न रोज़ नाइट में कराए जाते हैं 9 बजे। निःशुल्क है वो, PCS की परीक्षा तक। विभिन्न चैप्टर से प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। डेली के न्यूज़पेपर आपको मिलते हैं उसमें, और परीक्षा से संबंधित तमाम जानकारियाँ उसमें मिलती हैं। जो चीज़ें परीक्षा में आ सकती हैं वो चीज़ें उसमें शेयर की जाती हैं। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से तो ज़रूर ही जुड़िए और उसका निःशुल्क लाभ लीजिए। और उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज रोज़ चला रहे हैं। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल से आप हमारे ज़रूर जुड़िए और अपना लाभवर्धन करिए। और अन्य लोगों को भी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप लोग जुड़िए, उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, इसको भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला आपका कह रहा है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। दूसरा आपका कह रहा है राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में होता है। तो ए ऑप्शन आपका कह रहा है केवल 1 सही है। बी ऑप्शन आपका कह रहा है केवल 2 सही है। सी ऑप्शन आपका कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है। डी ऑप्शन कह रहा है ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। इसको बताने का प्रयास आप लोग करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में होता है ना। तो इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल फर्स्ट सही है। सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, एकदम सही है। लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए केवल ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, मतलब अधिवेशन, जो अधिवेशन होता है, संयुक्त बैठक और संयुक्त अधिवेशन में पहले ही बता चुका हूं अंतर होता है। ठीक है, तो जब दोनों सदनों को समवेत एक साथ राष्ट्रपति अपना अध्यक्षीय अभिभाषण देते हैं तो उस समय दोनों सदनों को एक साथ जो है वो अपना अध्यक्षीय भाषण यानी कि अभिभाषण जिसको आप कहते हैं वो करते हैं। संयुक्त बैठक अलग चीज है और संयुक्त सदनों का अभिभाषण ये अलग चीज है। हालांकि राष्ट्रपति का अभिभाषण हर वित्तीय वर्ष के पहले, ठीक है, हर वित्तीय वर्ष जब आता है तो उसके पहले भी होता है और नए संसद के चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में होता है। यह आपका कहा गया है क्योंकि जब बजट सत्र आता है, ठीक है, बजट सत्र के ठीक पहले, वित्तीय वर्ष के पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। अभी जब आपका बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। ठीक है, और चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है, अभी आपने देखा होगा जून में 2024 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके बाद राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण दिया, द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, 86 में तो संयुक्त बैठक नहीं है वो असल में दोनों सदनों को समवेत अभिभाषण भेजना है। संयुक्त बैठक थोड़ी सी जो है वो सही टर्म नहीं है। सही टर्म संयुक्त बैठक तब होती है जब किसी विधेयक पर दोनों सदन जो है असहमत होते हैं, तब आपकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। थोड़ा सा जो है सरसरी उसमें लिख दिया गया है निगाह में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। फिर आपका कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला आपका कह रहा है राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति को संविधान में संशोधन करने का अधिकार होता है। पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन फिर आपका कह रहा है केवल ए सही है, बी कह रहा है केवल दो सही है, सी कह रहा है एक और दो दोनों सही है, डी कह रहा है ना तो एक सही ना तो दो सही है। अब इतना चीज जो मैंने आपको ऊपर से बताता चला आ रहा हूं, यह प्रश्न जैसे ही आप देखेंगे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 53 में मैंने आपको बता दिया, 53 में लिखा हुआ है। ये संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, तो संशोधन करने का अधिकार संसद के पास होता है, राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट को है, संसद को है, राष्ट्रपति को नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा, संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो संसद को है। चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं। उसके नियंत्रण और संचालन का अधिकार उनके पास होता है, लेकिन संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास होता है। यह अनुच्छेद 368 के तहत होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति मात्र देते हैं, वो संविधान संशोधन नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। इसमें आपका कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण है। कथन कारण वाला आपका प्रश्न है, रीजर असर्शन का प्रश्न है, इसको ध्यान में देखिएगा। कथन आपका कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन की बैठक बुला सकते हैं। ठीक, कारण उसका कह रहा है राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत संसद की बैठक बुलाने का अधिकार है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसको आप लोग प्रयास करिए। कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी आपका कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। डी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। सी कह रहा है और डी कह रहा है गलत है परंतु आर सही है। इसको बताने का प्रयास आप लोग करिए। अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आर दोनों सही है ना। ए आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है, ये बिल्कुल सही है, ये एकदम सही कहा गया है, बिल्कुल स्पष्टीकरण है ये। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है उसके अनुसार राष्ट्रपति को संसद की बैठक बुलाने का अधिकार है। राष्ट्रपति ही बुलाते हैं जो अधिवेशन होता है, और दोनों सदनों को सत्र के आरंभ और समाप्त करने का समय निर्धारित कर सकते हैं। हाँ, सत्र अवसान करना। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। यह शक्ति जो है राष्ट्रपति को संसद के नियमित संचालन और विधायी कार्यों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित कराने के लिए दी गई है, कि ताकि संसद अपना काम कर सके। संसद बनी ही इसलिए है कि वो जो है नागरिकों के, जो भारत के आम नागरिक हैं, जो वोटर हैं, जिन्होंने वोट दिया है, और पूरे देश में चाहे जिन्होंने वोट नहीं भी दिया है, पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार ये संसद को प्राप्त है। तो लोगों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई से संबंधित जो कानून है वो संसद में पारित किए जाएं, इसके लिए अधिकार राष्ट्रपति को मिले हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 12। इसमें आपका कह रहा है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण वाले फिर हैं। ए आपका कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति भारत के सभी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासनिक प्रमुख होता है। कारण इसमें कह रहा है राष्ट्रपति संघीय व्यवस्था के तहत राज्यपालों की नियुक्ति करता है। ये आपका है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न है आपका। इसमें फिर वही आपका कह रहा है ए ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि नहीं सब पर विशेष जोर दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। इसको बताने का प्रयास करिए। ठीक है, तो इसमें आपका कह रहा है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि सभी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासनिक प्रमुख तो होता है, ठीक है, और राज्यपालों की नियुक्ति करता है, लेकिन
प्रत्येक राज्य में जो संघ शासित राज्य हैं वहां पे राज्यपाल नहीं है। जो संघ शासित राज्य हैं उनमें जो राज्यपाल हैं, जो प्रमुख हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। तो इसीलिए जो है ये स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, प्रशासनिक प्रमुख तो बहुत आई है, लेकिन जो आपका कथन कह रहा है कारण जो है उसकी जो है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति भारत के सभी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासनिक प्रमुख होता है, यह तथ्य सत्य है आपका। लेकिन आर भी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है जो संघीय व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का प्रशासनिक प्रमुख होना और राज्यपालों की नियुक्ति करना ये अलग अलग तथ्य हैं जो एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। इसमें आपका कह रहा है कथन और कारण वाले प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पास राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार है। कारण कह रहा है यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है। देखिए ऊपर वो दूसरा दिया, नीचे आपको आर्टिकल से मिलाने कह रहा है। तो इसीलिए राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उनको एक जगह लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। ए ऑप्शन आपका कह रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। इसको बताने का प्रयास आप लोग करें। प्रश्न नंबर 13, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि 12 को कहा गया है और यह प्रावधान आपका 80 में कहा गया है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार 12 सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार है। ठीक है, साविकस याद रखिएगा, कला साहित्य विज्ञान और सामाजिक सेवा, साविकस। ठीक है, साविकस इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है। साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान दे चुके हैं उनको नामांकित करने का अधिकार है। तो कथन और कारण दोनों सही है, क्योंकि स्पष्टीकरण कर रहा है। यहीं पर राज्यपाल अलग हो जाता है। ठीक है, तो राज्यपाल जो है वो 4 नहीं, ये 4 क्षेत्र हैं, उसको 5 क्षेत्रों में अधिकार है। ठीक है, तो इसीलिए साविकस, ठीक है, साहित्य विज्ञान और कला समाज सेवा, ये ध्यान में रखिएगा, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से जो है वो नामांकित करने का अधिकार है उसको 12 सदस्यों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना 14वां प्रश्न लेते हैं हम लोग। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं कथन और कारण वाले, फिर कि राष्ट्रपति के पास किसी दंडादेश को माफ करने का अधिकार है, और कारण कह रहा है राष्ट्रपति को यह शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। ये तो थोड़ा सा आसान प्रश्न है, इसको बताने का प्रयास आप लोग करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और आसान भी है। ए आपका कह रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। इसको बताने का प्रयास आप लोग करिए। बिल्कुल सही है, ये ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि दंडादेश को माफ करने का अधिकार है यह 72 में ही है। दोनों सही है। उसको क्षमादान की जो शक्ति है वो 72 में है, ये ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो आर्टिकल 72 में है। ठीक है, और राष्ट्रपति के समाधान की जो शक्ति है, जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वहां तक उसको क्षमादान करने की शक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आपका कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी भी दंडादेश को माफ करने, कम करने, स्थगित करने का अधिकार है। यह शक्ति विशेष रूप से उन मामलों में दी गई है जहां दंडादेश संघीय कानूनों के तहत होता है। वही संघीय कानून जिनमें संघ को यानी कि केंद्र को जो है वो कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, जहां न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। ठीक है, वही तो कथन कारण दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना हम लोग 15वां प्रश्न लेते हैं। यह भी कथन कारण के प्रश्न है। देखिए हमने खूब कथन कारण के प्रश्नों को लिया है। हर प्रश्न हमारा, कोई भी प्रश्न आपको वन लाइनर नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि यही प्रश्न आ रहे हैं, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि आप लोग जो है ऐसे प्रश्नों का इतनी प्रैक्टिस कर लें कि यह प्रश्न जब भी परीक्षा में आए आपसे कतई गलत ना हो। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन आपका कह रहा है राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। कारण आपका कह रहा है निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा सही है।
ए आपका कह रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। इसको बताने का प्रयास आप लोग करिए कौन सा है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही है। एक निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 54 और 55 आपको ऊपर बताया मैंने, ठीक। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल संसद के दोनों सदनों और राज्य केवल निर्वाचित, यह ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नो मनोनीत सदस्य ये भाग बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ये दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लें, ठीक है। 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव को संघीय और राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि दोनों का प्रतिनिधित्व हो, संघ स्तर पर भी हो, राज्य स्तर पर भी हो। राज्यों को ऐसा ना लगे कि हम राष्ट्रपति जो सर्वोच्च संघ का जो है संवैधानिक प्रमुख है उसको चुनने में हम भी हिस्सा ले रहे हैं, इसीलिए यह अधिकार दिया गया है। तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया। आज हमने राष्ट्रपति से संबंधित 15 प्रश्न लिए। यह प्रश्न आपको कैसे लगे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि इसी तरीके से प्रश्न हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे, और खासकर कथन कारण वाले प्रश्न जिसमें आप सभी लोगों को समस्या होती है। और इन प्रश्नों की इतनी प्रैक्टिस करा देंगे 500 से 600 प्रश्नों का, और हर चैप्टर से। तो इसीलिए जो है आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़िए। आपका प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपका प्यार हमें मिल भी रहा है, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, समृद्धि IAS फर्स्ट, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रोज़ टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो है वो रोज़ क्विज चलता है, विभिन्न सब्जेक्ट से संबंधित चैप्टर वाइज वहाँ पे चल रहा है। और रोज़ का आपको करंट मिलता है, डेली का करंट अफेयर आपको मिलता है, और आपको एक सबसे बेहतरीन चीज़ जो मिलती है वो डेली का एडिटोरियल। तमाम जो हिंदी के एडिटोरियल हैं वो सब आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, और परीक्षा से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण सामग्री होती है वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए मित्रों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, इसलिए ताकि हमारे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली श्रृंखला लेकर के हम बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे।